उड़द की दाल में भी होता, तुअर की दाल में भी होता। तो मूंग की दाल में, उड़द की दाल में, तुअर की दाल में जो प्रोटीन होता है वो खाने के बाद शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है और काम में आ जाता है शरीर के। सोयाबीन खाने के बाद जो प्रोटीन निकलता है वो कभी भी शरीर में काम नहीं आता, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन, इसलिए वो शरीर के किसी काम का नहीं। तो वो हमारे खाने के काम भी नहीं आ सकता सोयाबीन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो विदेशीकरण किया है आपने सोयाबीन की खेती कर करके, इस विदेशीकरण को खत्म करिए और सोयाबीन बंद करके जो भारतीय समाज में बहुत पहले से चली आ रही फसलें थी उनको ही पैदा करने का काम शुरू करिए। एक और काम करना पड़ेगा हमको विदेशीकरण खत्म करने के लिए अपनी खेती का, कि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाइब्रिड बीज लगाने की, संकरित बीज लगाने की। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाइब्रिड बीज से जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में उस अनाज को जानवर ही खाते हैं, लोग नहीं खाते। और हाइब्रिड द्वारा पैदा किया गया अनाज बहुत ही घटिया क्वालिटी का माना जाता। आप हाइब्रिड से कुछ भी अनाज पैदा करिए, किसी भी देश में आप उसको बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते। लेकिन हाइब्रिड द्वारा पैदा किया हुआ अनाज दुनिया का कोई भी अमीर देश खरीदता नहीं है। यह सिर्फ बेवकूफी का काम है। और यह बड़ी भारी गलतफहमी है आप लोगों के मन में कि हाइब्रिड से ही उत्पादन बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने जो स्वदेशी बीज थे, जो भारतीय बीज थे, उनके भी उत्पादन कुछ कम नहीं होते। आज से 200-300 साल पहले 1 एकड़ में भारत में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल, बिना किसी हाइब्रिड सीड के। 1 लाख किस्म की भारतीय धान की प्रजातियां थी इस देश में। और दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में 1 एकड़ में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल 300 साल पहले। तो बिना किसी हाइब्रिड बीज के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इतना धान पैदा होता था, आज भी हो सकता है, बिना हाइब्रिड बीज के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल पेस्टिसाइड के। तो आपसे एक तीसरा निवेदन मेरा यह है कि आप ये जो विदेशीकरण कर रहे हैं हाइब्रिड बीज के नाम पर, संकर बीज के नाम पर, इसको कम से कम करिए और स्वदेशी बीजों का चलन बढ़ाइए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अभियान शुरू किया। अभियान ये शुरू किया है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं और लोगों से, किसानों से मिलते हैं। तो एक तरह की बात हर जगह के किसान हमको कहते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आती है, संकर बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप बताइए हमको स्वदेशी बीज मिलेगा कहां से? क्योंकि जिस दुकान पे जाओ वहां संकर बीज ही मिलता, जिस कंपनी के पास जाओ वो सब संकर बीज ही बेचते हैं, जिस एजेंसी पे जाओ सब जगह संकर बीज ही मिलता है। तो ये बात सही है कि धीरे धीरे स्वदेशी बीज का चलन खत्म हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोजा कि जहां जहां देश के किसानों के पास स्वदेशी बीज उपलब्ध है, वो स्वदेशी बीज लेकर हम बीज से बीज बनाने का एक नया अभियान शुरू कर रहे। जैसे हमको स्वदेशी बीज मिल गया चावलों का। हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ का इलाका है, जो हिमालय के नीचे का इलाका है, जैसे चमोली है, गढ़वाल है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, टेहरी है, वगैरह वगैरह, इस इलाके में स्वदेशी चावल का बीज अभी भी मौजूद है। तो हमारे साथियों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और वो इकट्ठा करके उस बीज को हम फिर से उत्पादित करके दूसरे गांव के लोगों को वो बीज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी अपने खेत में लगाओ, बीज पैदा करो, किसी तीसरे को बेचो, तीसरे को कहते हैं कि तुम लगाओ, बीज पैदा करो, चौथे को बेचो। इस तरह से बीज बनाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आप भी ये अभियान चला सकते हैं अपने गांव में। आप ये देखिए कि इस विदर्भ के इलाके में या यवतमाल जिले में ही मान लीजिए कितने स्वदेशी बीज हैं जो बच गए हैं। अगर एक तरफ से सर्वे करने के लिए निकला जाए, सर्वेक्षण के लिए निकला जाए, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गांव यवतमाल जिले में, विदर्भ में ऐसे जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ किसान ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने बीज बचा के रखा है अभी भी, जिनके पास स्वदेशी बीज है। तो वो स्वदेशी बीज उन किसानों से लेकर हम जगह जगह, हमारी योजना ये है कि सीड फार्म्स हम बनाएं। जैसे मान लीजिए 20 गांव है या 25 गांव है, तो 20-25 गांव का एक समूह बना दिया जाए और उन 20-25 गांव का समूह बनाकर उन 20-25 गांव के बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन 20-25 गांव के किसानों से जमीनें लेकर उनमें बीज लगाकर
फसल पैदा करके दोबारा बीज बनाया जाए और उन 20-25 गांव के किसानों को बांटा जाए कि भाई आप अपने अपने खेत में अब ये बीज लगाओ और पैदा करो और दूसरों को बेचो। तो संकर बीज से हम बाहर निकलेंगे और स्वदेशी बीज की तरफ हमारी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। और यह स्वदेशी बीज को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व तो उसी में है, पोषकता उसी में है, ताकत उसी स्वदेशी बीज में है। संकर बीज में कोई ताकत नहीं है, कोई पोषकता भी नहीं। ऐसे ही भारतीय खेती के विदेशीकरण को दूर करने के लिए एक दो छोटे छोटे काम हमको और करने पड़ेंगे कि अभी हमारी जो मिट्टी में दम नहीं रहा है, धीरे धीरे मिट्टी बेकस हो गई, तो दम नहीं रहा है इस मिट्टी में, इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि मिट्टी की जो जान निकल गई है वो वापस आ सके। और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि 2-3 साल अगर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग करें तो जरूर आपकी मिट्टी में दोबारा से जान पड़ जाएगी और जरूर आपकी मिट्टी में फिर से ताकत आ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती की तरफ गंभीरता से सोचिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं, और जो लोग प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रयोगों से जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। मेरे कई दोस्त हैं इस देश में जो प्राकृतिक तरीके से अपने खेत में खेती कर रहे हैं और उनका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादनों में जो मिठास है, जो उनमें क्वालिटी है, वो किसी भी दूसरे भोजन में मुझे तो नहीं दिखाई देती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पूरे देश में इस काम में लगे हुए। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए शिविर लगाए जाएं। गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए किसानों के सम्मेलन आयोजित किए जाएं, और किसानों की जो संस्थाएं हैं जगह जगह पर, वो संस्थाएं किसानों की तरफ से इनको आयोजित करें, सम्मेलन आयोजित हों, वर्कशॉप आयोजित हों, किसानों को समझाया जाए कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है और प्राकृतिक खेती के नतीजे क्या निकलते हैं। जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती करके नतीजे पाए हैं और उत्साहवर्धक परिणाम उनके आए हैं, उन्हीं लोगों को उन सम्मेलनों में बुलाया जाए और उनके माध्यम से चर्चा सत्र गांव गांव में चलाए जाएं, गांव गांव के किसानों को उसमें शामिल कराया जाए। तो एक रास्ता यह हो सकता है हमारे इस विदेशीकरण से बाहर निकलने का, और एक विदेशीकरण से बाहर निकलने का और गंभीर प्रयास आपको करना पड़ेगा। आजकल हमारे देश में खेती में मोनोकल्चर आ गया है। मोनोकल्चर माने एक जैसी खेती पूरे देश में होने लगी है। अभी कपास करना शुरू किया तो सबने कपास ही लगा दिया, एक के बाद एक सबने कपास लगाना शुरू कर दिया। फिर सोयाबीन शुरू हुआ तो सबने सोयाबीन ही लगाना चालू कर दिया। एक भेड़ चाल हो गई है पूरे देश में। वो बगल का किसान लगा के बैठा है तो हम भी लगाएंगे, बगल का किसान मरेगा, कुएं में गिरेगा, आप भी गिरेंगे। वो सत्यानाश करेगा, आप भी करेंगे अपना। वो पागल हो गया है, आप भी बनेंगे क्या पागल? तो अपनी खेती को इस मोनोकल्चर में से बाहर निकालिए, माने विविधता लाइए उत्पादन में। मैं ये नहीं कहता कि कपास मत करिए, कपास भी करिए, कपास के साथ साथ उड़द भी करिए, मूंग भी करिए, तुअर भी करिए, गेहूं भी करिए, चावल भी करिए, तमाम तरह की विविधता वाली फसलें करिए ताकि मिट्टी की शक्ति बरकरार रहे। आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि कपास के बाद कपास लगाने से खेत खत्म होता है, मिट्टी खत्म होती है। तो कभी भी कपास के बाद कपास मत लगाइए, कोई दूसरी फसल लगाइए, उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो कपास लगाइए। तो ऐसे अपनी खेती में विविधता लाइए, और यह विविधता इस तरह से लाइए कि इस देश में दलहन का और तिलहन का उत्पादन लगातार बढ़े, जो लगातार कम होता चला जा रहा। दालों का उत्पादन बहुत कम हो गया इस देश में, तिलहन का उत्पादन बहुत कम हो गया। माने जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है और आबादी की जरूरतें बढ़ी हैं, उतनी तेजी से दालों का उत्पादन नहीं बढ़ा। जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है उतनी तेजी से हमारे यहां तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा। तो अभी भारत के किसानों को बहुत गंभीरता के साथ एक दिशा में यह सोचना पड़ेगा और इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि हम हमारे देश में दलहन का उत्पादन, दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दाल भारतीय भोजन में सबसे आवश्यक तत्व है। दाल खाने से आपके सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सब्जी खाने में बहुत बार पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन दाल खाने से सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है शरीर को। तो दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, दालों का उत्पादन कैसे बढ़े, और तिलहन का उत्पादन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको खाद्य तेल चाहिए।
खाने के लिए तेल चाहिए। तो दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मोनो